ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एसी मशीन्स में। एसी मशीन्स में पिछले टॉपिक को जो हमने कवर किया था वहां तक हमने देखा था कि चेंज इन सप्लाई वोल्टेज का क्या असर पड़ता है टॉर्क और स्पीड पे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज ऑन टॉर्क एंड स्पीड, ये हम लोग देख चुके थे। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नया टॉपिक दे दीजिए, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नया टॉपिक है एसी मशीन में, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ऑन टॉर्क एंड स्पीड। ठीक है, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी में अगर वेरिएशन आता है तो इसका असर टॉर्क पे क्या पड़ता है और स्पीड पे क्या पड़ता है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक हम लोग नॉर्मल पावर सिस्टम में इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करा रहे हैं तब तक तो फ्रीक्वेंसी का कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम पे काम करते हैं जहां सारा पावर जनरेटिंग स्टेशंस और सारा लोड सेंटर एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक नेटवर्क से, एक ग्रिड से, ठीक है, एक ग्रिड से हमने उन्हें कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ग्रिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टेट ग्रिड, स्टेट ग्रिड से मिलके बना रीजनल ग्रिड, और रीजनल ग्रिड से मिलके बना नेशनल ग्रिड। ठीक है, तो हमारे यहाँ नेशनल ग्रिड है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल। तो हमारे यहाँ पीजीसीआईएल नेशनल ग्रिड का काम करती है। ठीक है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल। तो है क्या कि सप्लाई की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और लोड और डिमांड के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तीन कारण है इसके वजह से इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। पहला, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंश्योर करने के लिए, यानी अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे। दूसरा, तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा लोड और डिमांड, ठीक है, हमारा डिमांड और सप्लाई, लोड और डिमांड तो खैर एक ही है, हमारा डिमांड और सप्लाई यानी जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड है उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकें और हम लोग उसको फुलफिल कर सकें, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बन सके। ठीक है, यानी लोड, जितना इलेक्ट्रिकल लोड चाहिए और जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसके बीच में बैलेंस बना रहे। और तीसरा कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कर सकें, यानी कहीं भी अगर कुछ भी पावर जनरेट हो रहा है और कहीं भी लोड है यानी कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है तो उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें, यानी अननेसेसरली कहीं पावर जनरेट हो और वो यूज ना हो, ऐसा भी ना हो, और कहीं पावर की डिमांड है उसको हम फुलफिल ना कर सके जनरेट होने के बावजूद, ये भी ना हो, यानी प्रॉपर बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग ग्रिड सिस्टम को यूज करते हैं। अब जाहिर है ग्रिड सिस्टम में कनेक्टिविटी हो गई, तो पहले की क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी को हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पर रखना होगा, और जो परमिसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, परमिसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को हम लोग लगभग इस रेंज तक रखते हैं, यानी इसमें बिल्कुल भी फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए, 50 से बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पावर जनरेटिंग स्टेशन 51 हर्ट्ज पे भी जनरेट करने लगे तो सिचुएशन सीवियर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जनरेटिंग स्टेशंस 1 सेकंड में 50 साइकिल दे रहे हैं, तो 1 सेकंड में ये 51 साइकिल देने लगेगा, और नतीजा होगा कि बाकी सारे जनरेटिंग स्टेशन का वेव पैटर्न और साइकिल पैटर्न अगर इस तरह से है तो ये जो एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो गया, जो फॉल्टी सिचुएशन क्रिएट हो गया, ये हर सेकंड एक पल्स ज्यादा दे रहा है, एक वेव ज्यादा दे रहा है, तो नतीजा होगा कि कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरह से भी हो सकती है, कहीं हल्का सा शिफ्टिंग इस तरह से भी हो सकता है, और नतीजा होगा कि आपके इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में एक वक्त ऐसा आ सकता है जब एक वेव इस तरह से हो और एक वेव इस तरह से चला जाए, तो ये सीवियर शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम रखते हैं जहां फ्रीक्वेंसीज का वेरिएशन अलाउ नहीं है, थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है, सोचो 0.5% प्लस माइनस 0.5%, यानी थोड़ा सा भी अगर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है तो वहां पे जो हमने सेंसर्स लगाया है, वहां पे जो हमने सर्किट ब्रेकर्स लगाया है, वो उस जनरेटिंग स्टेशन को जहां से अबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो रहा है, या उस लोड सेंटर को जहां से अबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी पे असर आ रहा है, उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी जब तक हम लोग नॉर्मल पावर सिस्टम में हैं
हमारा फ्रीक्वेंसी तो वैरी करता ही नहीं है, वो एग्जैक्ट 50 हर्ट्ज में मेंटेन रहता है, जरा भी उसको हम लोग वैरी होने नहीं देते हैं। ये पावर सिस्टम का कंसिडरेशन है, ठीक है, जरा भी उसको हम लोग वैरी नहीं होने देते हैं। तो जब तक हमारा इंडक्शन मोटर हमारे नॉर्मल पावर सिस्टम में कनेक्टेड है, वहां उसका ऑपरेशन हम लोग करा रहे हैं, तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी में तो कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा है। तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी में जब कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी में चेंज का कोई सवाल ही नहीं है, यानी वहां लोड और टॉर्क पे, वहां स्पीड और टॉर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो जब तक इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में हम लोग हैं तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर इंडक्शन मोटर को हम वहां रोटेट करा रहे हैं, ना वहां सप्लाई फ्रीक्वेंसी में अंतर आएगा और ना हमारे टॉर्क और स्पीड में वेरिएशन आएगा। लेकिन वैसे सारे सिस्टम जो इंटरकनेक्टेड ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अगर हम अपने इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन ऐसी जगहों पे कराएं जहां की सप्लाई इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम से नहीं आ रही है, जैसे हम लोग देखते हैं किसी फंक्शन में, शादी वगैरह में, किसी भी फंक्शन में हम लोग जो जनरेटर यूज करते हैं पावर बैकअप के लिए, जाहिर है वो जनरेटर आपके इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। और हमें पता है कि वो जनरेटर, जो एसी जनरेटर नॉर्मल केसेस में हम लोग यूज करते हैं, वो कौन सा एसी जनरेटर होता है? जो शादी वगैरह में फंक्शन में जो जनरेटर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा जनरेटर रहता है? एनीवन? यस, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। और सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, एसी जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर है सिंक्रोनस जनरेटर है तो उसकी भी सिंक्रोनस स्पीड यानी ns 120 f/p के ही बराबर होगी, ठीक है, वो भी इसी के बराबर होगा। जाहिर है किसी भी तरह के वेरिएशन से फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन आ सकता है, किसी तरह से वहां वेरिएशन आया, स्पीड में वेरिएशन आया, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ आपका रोटर स्पीड भी है, स्लिप के मार्फत से, यानी स्लिप के वजह से। हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं स्लिप जो है, और यहाँ तो खैर स्लिप का भी प्रश्न नहीं है, ये तो सिंक्रोनस जनरेटर है ना, तो स्लिप की तो खैर बात ही नहीं है। सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होगा तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ रोटर और रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हमेशा याद रखिएगा, सिंक्रोनस जनरेटर के केस में उसका नाम इसीलिए सिंक्रोनस जनरेटर है, इसीलिए उसका नाम अल्टरनेटर है, क्योंकि वहां रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसी स्पीड से घूमता है और वहां उसका रोटर भी इसी स्पीड से घूमता है। इसी कारण से सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और उसका रोटर दोनों सिंक्रोनाइज हो गया, इसलिए उसका नाम सिंक्रोनस जनरेटर है। तो जाहिर है उस जनरेटर में किसी कारण से उसके स्पीड में वेरिएशन आता है, जाहिर है उसको चला रहे हैं, उस जनरेटर को हम लोग कैसे चलाते हैं? शादी वगैरह में फंक्शन में जो जनरेटर आता है वो कैसे चलता है बताइए, एनीवन? यस, डीजल, यानी इंटरनल कंबशन इंजन से यूज करके हम लोग उसको चला रहे हैं। किसी कारण से डीजल के सप्लाई में वेरिएशन आया या किसी एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से वेरिएशन आया, तो उस डीजल जनरेटर में यानी इंटरनल कंबशन इंजन के स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा। और जैसे ही इंटरनल कंबशन इंजन के स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा तो आपको पता है कि जैसे ही इस स्पीड में वेरिएशन आया आपकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम की तरह स्पीड गवर्नर्स नहीं लगा हुआ है। इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को 50 पे मेंटेन रखने के लिए हम लोग स्पीड गवर्नर्स लगाए रहते हैं, वहां पे हम लोग सर्किट ब्रेकर्स लगाए रहते हैं, हाई प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी सेंसर्स लगाए रहते हैं। जरा भी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आता है तो हमारे हाई प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी सेंसर्स उसको तुरंत सेंस करके विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अपने रिले सर्किट को कमांड देते हैं और रिले सर्किट अपने सर्किट ब्रेकर को कमांड देके सर्किट ब्रेकर उस सर्किट को आइसोलेट कर देता है। लेकिन इंडिविजुअल सिस्टम में ऐसा नहीं है, जहां सिंगल सिस्टम है, जैसे शादी वगैरह वाला फंक्शन वाला जो जनरेटर है, या फिर शिप के अंदर जो जनरेटर लगा हुआ है, जो पानी में चलने वाला शिप होता है, उस शिप के अंदर जो जनरेटर लगा हुआ है, यानी जहां पे इंडिविजुअल सप्लाई है वहां अलग अलग कारण से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ सकता है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आएगा, अगर इंडक्शन मोटर हम लोग यूज कर रहे हैं तो जाहिर है इंडक्शन मोटर में भी उसके टॉर्क और स्पीड में वेरिएशन आएगा। इज दैट क्लियर? तो जहां भी इंडिविजुअल सिस्टम रहेगा, जहां भी इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम नहीं है, वहां अलग अलग रीजन से अलग अलग कारण से स्पीड में वेरिएशंस आ सकता है जनरेटर के। और जनरेटर के स्पीड में वेरिएशन आएगा तो जाहिर है जनरेटर
जो फ्रीक्वेंसी पर जनरेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, और यही फ्रीक्वेंसी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर वहां इंडक्शन मोटर का हम ऑपरेशन करा रहे हैं तो यही सप्लाई तो उसको दे रहे हैं, यानी जाहिर है इंडक्शन मोटर के सप्लाई फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा। और जैसे ही इंडक्शन मोटर के सप्लाई फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा डेफिनेटली उस इंडक्शन मोटर के स्पीड में और टॉर्क में वेरिएशन आ सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर क्या वेरिएशन आता है, कैसे वेरिएशन आता है, क्या क्या असर पड़ता है, वो हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में जो बताया वो लिख लीजिए, पॉइंट लिख करके लिख लीजिए, इम्प्लाइज का साइन देके इसमें लिख लीजिए एज वी नो दैट ऑलमोस्ट नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी टेक्स प्लेस ऑन अ इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम ऑफ जनरेशन कॉमा देके ट्रांसमिशन and distribution of electrical energy, EXCEPT वाला एक्सेप्ट, except when a major disturbance occurs। ठीक है, यानी जब तक कोई मेजर फॉल्ट ना आ जाए, मेजर डिस्टर्बेंस ना आ जाए, तब तक अगर इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम है जो लार्ज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा है, तो वहां कभी भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आता है, नॉर्मली कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अगले पॉइंट में आ जाइए, इसमें लिख लीजिए हाउएवर अ लार्ज एंड एप्रिसिएबल फ्रीक्वेंसी चेंजेस may often take place, टेक्स मत लेकिन टेक करना, केवल take place on some isolated low power, isolated के बाद कॉमा देके low power systems in which electrical energy is generated by means of small diesel engines, कॉमा देके गैस टर्बाइंस, फिर कॉमा देके स्मॉलर इंटरनल कंबशन इंजन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि जब तक इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम से हम लोगों ने इंडक्शन मोटर को कनेक्ट करके रखा है वहां फ्रीक्वेंसी का नॉर्मली कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो आइसोलेटेड सिस्टम है, जो सिंगल ऑपरेशन सिस्टम्स हैं, जो किसी इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, जहां एक ही जनरेटर है, वहां बहुत सारे रीजन से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आ सकता है, कुछ इंटरनल फैक्टर से, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से। जहां स्पीड में वेरिएशन आएगा डेफिनेटली, जहां उस जनरेटर के स्पीड में वेरिएशन आएगा, वो जनरेटर जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाएगा। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा तो इस जनरेटर से अगर किसी इंडक्शन मोटर को हम सप्लाई दे रहे हैं तो उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, और डेफिनेटली सप्लाई फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा तो इंडक्शन मोटर के टॉर्क और स्पीड पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब क्या असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा, ये हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अगले पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, अगले पॉइंट को इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, द मेजर इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज ऑन द मोटर स्पीड। ठीक है, यानी सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा ना, जो मेजर इफेक्ट पड़ेगा किसका, चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी का। इंडक्शन मोटर पे जो सबसे मेजर इफेक्ट होगा ना चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, वो किस पे होगा, वो मोटर के स्पीड पे होगा। दिमाग में बैठा लेना है, टॉर्क पे भी होगा, लेकिन टॉर्क पे भी वेरिएशन का असर कहीं ना कहीं आपके स्पीड पे पड़ता है, क्योंकि टॉर्क ही वो रीजन है जो रोटेट कराएगा किसी भी रोटेटिंग बॉडी को। तो जाहिर है टॉर्क में भी वेरिएशन आएगा तो अल्टीमेटली स्पीड में ही आपका वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसी पर। अब देखो, इन चीजों को मैथमेटिकली समझना और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैथमेटिकली समझना और भी आसान है। तो मैथमेटिकली जिन चीजों को अब तक हमने सीखा है, तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क, रनिंग टॉर्क इंडक्शन मोटर का हम लोग डिराइव कर चुके हैं फॉर्मूला 3/2 पाई ns s e2 स्क्वायर r2 अपॉन r2 स्क्वायर प्लस s x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, यहां जो जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग एक बार देख लें।
दूसरा फॉर्मूला स्लिप के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हमें पता है कि स्लिप क्या होता है। तो स्लिप इज डेफिनेटली दिस। ओके, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रनिंग फ्रीक्वेंसी किसी रोटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन होगा यानी एफआर होगा, उसको हम लोग रिलेट करते हैं कैसे, तो एस F2 से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, एस F2 से हम लोग रिलेट करते हैं। और F2 क्या है, तो F2 आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, F2 क्या है, तो F2 इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एट स्टैंड स्टिल। तो हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एट स्टैंड स्टिल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यानी F के बराबर होता है। और अल्टीमेटली इसको हम लोग इस तरह से रिलेट करते हैं। कहीं कहीं इसी फार्मूला को FR के बजाय हम लोग F डैश भी लिखते हैं, एक ही चीज है। कहीं कहीं FR के बजाय हम लोग F डैश भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एट स्टैंड स्टिल। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर एट स्टैंड स्टिल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, और स्टैंड स्टिल की फ्रीक्वेंसी को या सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह से रिलेट करते हैं। इसी फार्मूला को कभी-कभी इस तरह से भी लिखते हैं, FR की जगह F डैश लिखेंगे और F2 की जगह F लिखेंगे। सारी बातें एक ही हैं। समझ में आ रहा है? इस स्टेज में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, नोटेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। अब इन फार्मूला के हिसाब से फ्रीक्वेंसी में चेंज का असर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, एक एक करके हम लोग सारा कंडीशन देखते चलेंगे कि क्या क्या चेंज होने से क्या क्या असर पड़ रहा है। तो पहला असर हम लोग देखेंगे, लिख लीजिए पॉइंट लिख के। पहला असर हम लोग देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होता है तो क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो लिख लीजिए, if frequency drops by 10% then motor speed also drops by 10%, then motor speed also drops by 10%। यानी एक कंक्लूजन जो अभी हम लोग देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में बदलाव का असर। और बदलाव कैसा, तो बदलाव दो तरह से हो सकता है, या तो आपके नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने लगे, या फिर आपके नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने लगे। जाहिर है दो ही तरह का तो चेंज पॉसिबल है। आपका जो नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जो सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, एक फार्मूला हम लोग ये भी यूज करेंगे। मान लो दिस इज फार्मूला नंबर 4। ठीक है, 1 2 3, और ये फार्मूला नंबर 4 हो गया। तो यहां हमें पता है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारे सिंक्रोनस स्पीड से रिलेटेड है, तो उस फ्रीक्वेंसी में बदलाव जाहिर है दो ही तरह का हो सकता है, या तो फ्रीक्वेंसी उससे इंक्रीज कर जाए या तो उससे डिक्रीज कर जाए। हम लोग सारे केसेस को देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होता है तो क्या होता है। तो एक एग्जांपल हमने देखा कि अगर 10% फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होता है तो इंडक्शन मोटर के स्पीड में भी 10% का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो देखो इन फार्मूला से ही हमें क्लियर दिख जाएगा कि ये कैसे होगा। कैसे होगा, कोई बता सकता है एनीवन? ये जो मैंने बोला कि अगर 10% हमारे फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी में, तो आपके मोटर का स्पीड भी 10% डिक्रीज कर जाएगा, यानी लीनियर रिलेशन है। कैसे इसको हम साबित कर सकते हैं इन चारों फार्मूला को यूज करके? कोई भी एक कोशिश कीजिए, हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, आपके सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए। बताइए, चलो देखो, ध्यान से देखो सब लोग और ध्यान से समझो। ठीक है, हाँ बोलो। Sir, NS is directly proportional to F. यस, So when we decrease 10% of frequency, then NS will also be reduced by 10%. हाँ NS डिक्रीज करेगा, लेकिन आपके इंडक्शन मोटर का स्पीड तो NR होता है। NS क्या है? NS रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड है। आपके मोटर की स्पीड की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब रोटर की स्पीड की बात कर रहे हैं, NR की बात कर रहे हैं। NR कैसे डिक्रीज करेगा? ठीक है, चलिए ध्यान से आप लोग समझिए। देखो, अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिक्रीज करें तो ठीक है, ये फार्मूला हमें मिल रहा है। इस फार्मूला के हिसाब से NS डिक्रीज कर रहा है।
NS के डिक्रीज करने का मतलब, NS के डिक्रीज करने का मतलब स्लिप का डिक्रीज करना, एग्री? यस सर। ठीक है, स्लिप का डिक्रीज करना, यहां भी डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये टर्म माइनस हो रहा है ना, इसलिए न्यूमरेटर वाले टर्म का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, न्यूमरेटर वाले टर्म का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में एक माइनस टर्म भी है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, स्लिप जब डिक्रीज करेगा, स्लिप जब डिक्रीज करेगा टॉर्क डिक्रीज करेगा। यस सर। ठीक है, टॉर्क डिक्रीज करेगा तो टॉर्क ही तो वो रीजन है जो किसी चीज को रोटेट कराता है। जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स के वजह से हम लोग लीनियर मोशन कराते हैं, उसी तरह रोटेशनल मोशन में टॉर्क की वजह से हम लोग रोटेशनल मोशन कराते हैं। टॉर्क अगर कमजोर पड़ेगा तो जाहिर है स्पीड कमजोर पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं फिर एनआर भी कम होने लगेगा। एनआर कम होने लगेगा तो वही तो आपका मोटर स्पीड है। समझ में आया ये कंसेप्ट सबको? ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह करके हमने देखा कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो हमारे मोटर का स्पीड भी डिक्रीज होता है। हाँ, इससे देख के डायरेक्टली नहीं समझना है, यहां डायरेक्टली इस फार्मूला से अगर आपको दिख रहा है ये, तो ये एक्चुअली NS है, ये मोटर का स्पीड नहीं है, ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का स्पीड है। इसलिए NS से और NR से कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब भी मोटर स्पीड की चर्चा होगी इसका मतलब हम NR की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसका असर हमने देखा, हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी कम होती है तो NS कम होती है, NS कम होता है तो कहीं ना कहीं स्लिप कम होता है, स्लिप कम होता है तो अल्टीमेटली हमारा टॉर्क, रनिंग टॉर्क कम होता है, रनिंग टॉर्क कम होता है तो जाहिर है टॉर्क ही वो रीजन है जो आपके मोटर को रोटेट करा रहा है, मोटर को स्पीड, एंगुलर स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। टॉर्क ही अगर डिक्रीज करने लगेगा तो आपके मोटर का स्पीड यानी आपके रोटर का स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग बन रही है सबकी? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और सिचुएशंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कुछ और सिचुएशंस को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे लिख लीजिए, द मशीन टूल्स एंड अदर मोटर ड्रिवन इक्विपमेंट। अब देखो कर क्या रहे हैं, चलो लिखाने से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि इंडिया में हम लोग जिस सिस्टम पे काम करते हैं वो कौन सा सिस्टम है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सप्लाई सिस्टम। और यही यूएसए में कौन सा होता है सप्लाई सिस्टम, आपको पहले बता चुके हैं। यूएसए में कौन सा अडॉप्ट होता है? 60। यस, 60 हर्ट्ज। तो वहां का पावर सिस्टम 60 हर्ट्ज पे है। और इंडिया में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, इंडिया के सराउंडिंग में, एशियन कंट्रीज में, इंडिया के सराउंडिंग की बहुत सारी एशियन कंट्रीज में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग 50 हर्ट्ज सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और यूएसए में 60 हर्ट्ज सिस्टम है। अब देखो अगर ऐसा होगा कि जो मशीन्स हमने यहां के लिए डिजाइन किए हैं, जो रोटेटिंग मशीन जो इंडक्शन मोटर से काम करते हैं, ऐसे रोटेटिंग मशीन, ऐसे इक्विपमेंट्स को जो हमने डिजाइन किया है जिनका रोटेशन इंडक्शन मोटर के थ्रू होता है, यानी इंडक्शन मोटर वहां ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, वैसे इक्विपमेंट्स को जो 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन है, वैसे इंडक्शन मोटर के इक्विपमेंट जो 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन है, अगर इनको ले जाए हम यहां पे, समझ में आ रहा है? ऐसे मशीन्स, ऐसे रोटेटिंग इक्विपमेंट्स, ऐसे सारे डिवाइसेस जहां इंडक्शन मोटर यूज होता है और वो इंडिया के लिए हमने डिजाइन किया है, यानी 50 हर्ट्ज पे काम करने के लिए उन इंडक्शन मोटर को हमने डिजाइन किया है। अगर उन मोटर को उठा के हम यूएसए में लेके चले जाएं जहां 60 हर्ट्ज सिस्टम है, उस पे हम लोग काम कराएं तो क्या होगा? और फिर इसी का उल्टा भी हम लोग देखेंगे, ऐसे मशीन, ऐसे इक्विपमेंट जहां इंडक्शन मोटर यूज होता है जो 60 हर्ट्ज के लिए डिजाइन है, उनको यहां लेके चले जाएं तो क्या होगा? इन दोनों सिचुएशंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले, इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह स्पीड का वेरिएशन लीनियरली, ऑलमोस्ट लीनियरली होता है। कैसे? तो हमने देखा कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारा मोटर, इंडक्शन मोटर का स्पीड कम होता है। जाहिर है उसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो हमारे इंडक्शन मोटर का स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इस केस में हम लोग आ जाते हैं, तो जो दिखा रहे थे उसको कंटिन्यू कर लीजिए।
इसमें लिख लीजिए कहाँ तक लिखा है, मशीन टूल्स एंड अदर मोटर ड्रिवन इक्विपमेंट, ठीक है, मींट फॉर और डिजाइन्ड फॉर, मींट फॉर MEANT, मींट फॉर और डिजाइन्ड फॉर 50 हर्ट्ज सिस्टम causes problem when connected to 60 हर्ट्ज सप्लाई। तो यहाँ क्या होगा, 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम के लिए डिजाइन किया हुआ जो हमारा इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ सिस्टम है, अगर उसको 60 हर्ट्ज सप्लाई पे ले जाएंगे तो प्रॉब्लम कॉज करेगा। प्रॉब्लम कैसा होगा, इसको अगले पॉइंट में लिख लीजिए, कैसा प्रॉब्लम होगा, तो लिख लीजिए एवरीथिंग विल रन and all such induction motors would run at higher and faster speeds than the normal speed, which may not be acceptable in all applications। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो होगा क्या कि 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन जो इंडक्शन मोटर है और उससे जुड़ा हुआ जो इक्विपमेंट है उसको अगर यहाँ लेके चले जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और प्रॉब्लम कैसा क्रिएट होगा, तो वो इंडक्शन मोटर अपने नॉर्मल स्पीड से फास्टर रन करने लगेगा। ठीक है, अभी पहले हम लोग देख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी कम होता था तो रोटर स्पीड कम होता था। आपको पहले बता चुके हैं कि जाहिर है इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो रोटर स्पीड भी यानी मोटर की स्पीड भी इंक्रीज करेगी, यानी सारा इंडक्शन मोटर अपने नॉर्मल स्पीड से फास्टर रन करने लगेगा अगर हम 50 हर्ट्ज सिस्टम के डिजाइन इंडक्शन मोटर को उठा के 60 हर्ट्ज सिस्टम में चलाने लगे। ठीक है, और कैसे राइज करेगा, कितना राइज करेगा, ठीक है, तो उसका बहुत आसानी से हम लोग कंपैरिजन निकाल सकते हैं, कितना राइज करेगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 50 हर्ट्ज सिस्टम वाले को 60 हर्ट्ज सिस्टम में ले गए, यानी राइज इन स्पीड लगभग कितना हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना 60/50, ठीक है, बाई 50 into 100 इतना परसेंट राइज कर रहा है। ठीक है, इतना परसेंट राइज कर रहा है। देखो तो कितना परसेंट होता है ये, कैलकुलेट करके बताइए कितना परसेंट होगा ये। 20%। यस, तो यहाँ क्या होगा 20%। तो हमें दिख रहा है कि सारी चीजें यानी सारा इंडक्शन मोटर जो है ना, अगर 50 हर्ट्ज सिस्टम के लिए डिजाइन है उसको हम 60 हर्ट्ज में लेके चले जाएं तो 20% फास्टर वो डिवाइस रन करने लगेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि मान लो अगर यहाँ डिजाइन करके हम भेजे हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशन करने के लिए हम भेजे हैं, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के अंदर इसको ऑपरेशन करने के लिए हम भेजे हैं, और मान लो सपोज दैट कोई भी मशीन है, हम लोग जानते हैं कि इसका NS कुछ कैलकुलेट करके निकाल लो, जैसे 120, मान लो 50 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स भी कुछ डिजाइन कर लीजिए। ये कितना हो गया, 6000 हो गया। ठीक है, अगर ये 6000 हो गया, नंबर ऑफ पोल्स अगर हम लोग बोल देंगे 6 है, ठीक है, सपोज दैट नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 6, तो देखो तो NS कितना आ रहा है, NS कितना आएगा इस केस में, हाँ यस 1000 आपका NS हो गया। ठीक है, अब जाहिर है आपके मोटर का स्पीड 1000 तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ 1000 के बहुत नजदीक पहुंच सकता है। तो मान लो रेटेड स्पीड जो है आपके मोटर का NR का, मान लो रेटेड स्पीड 990 RPM है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो 1000 हम लोग कैलकुलेट करके ला रहे हैं ये सिंक्रोनस स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग रेटेड स्पीड पे इंडक्शन मोटर को जब रन कराएंगे तो रोटर का स्पीड वेरी मच नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच सकता है। तो मान लो इसका रेटेड स्पीड यानी इसके रोटर का स्पीड 990 RPM है। ठीक है, जैसे ही सिस्टम को यहां लेके चले जाएंगे, अब क्या होगा, नया NS उसी मशीन का। अब मान लो ये मशीन को हमने डिजाइन किया है, किसी इंडस्ट्री के अंदर जरूरत है 990 RPM से किसी चीज को ड्राइव कराने की। ठीक है, किसी इंडस्ट्री के अंदर, मान लो पेंटिंग इंडस्ट्री है, या मान लो मशीन मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, मान लो आयरन इंडस्ट्री है, इसको हमने उस आयरन इंडस्ट्री में काम करने के लिए डिजाइन किया है जहां हमें फिक्स रेटेड स्पीड 990 RPM चाहिए। उस इंडस्ट्री में उसी इंडस्ट्री को यहां ले जाके सेटअप करेंगे और हम चाहेंगे कि 990 RPM यहां मिले, तो क्या 990 RPM अब मिलेगा? तो जाहिर है उस इंडस्ट्री में सब कुछ डैमेज हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा।
उस इंडस्ट्री को जिसे 990 आरपीएम ही चाहिए, उसको अगर 60 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम से जोड़ दें तो कभी भी 990 आरपीएम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलने लगेगा। तो जाहिर है उससे जुड़ा हुआ जितना इक्विपमेंट है या तो डैमेज हो जाएगा या उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नया एनएस कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लीजिए। नया वाला एनएस इस केस में आपको कितना मिल रहा है, तो 120 इंटू 60 अपॉन 6। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1200 आरपीएम। यस, अब देखो 1200 आरपीएम ये हो गया तो इसका एनआर भी बढ़ जाएगा ना। कैसे, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे बढ़ जाएगा, तो आपको पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग घटने वाला देखे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो एनएस इंक्रीज कर गया, हमने देखा एनएस इंक्रीज कर रहा है, हमने कैलकुलेट करके देखा। पहले एनएस 1000 आ रहा था, अब एनएस 1200 आ गया। डेफिनेटली एनएस इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो एनएस इंक्रीज करेगा। जैसे ही एनएस इंक्रीज करेगा आपका स्लिप इंक्रीज करेगा, और जैसे ही स्लिप इंक्रीज करेगा आपका टॉर्क इंक्रीज करेगा, और टॉर्क रनिंग टॉर्क इंक्रीज होके आपके एनआर को बढ़ा देगा। फिर से वापस उसी स्लिप पे आने की कोशिश करेगा जो स्लिप पहले था। ठीक है, फिर से वापस उसी स्लिप पे आने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली आपका एनआर बढ़ जाएगा। एनआर बढ़ गया तो हमने देखा था वहां 990 आरपीएम था, अब एनआर बढ़ के यहाँ कुछ और मिलने लगेगा, यानी आपका स्पीड बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन से अगर हमें बचना है, ठीक है, अगर मान लो इमेजिन करो कि हमारी मजबूरी है कि हमको यहाँ से अपना इंडस्ट्री उठा के यूएसए में ले जाना है। हमारी मजबूरी है, मान लो हमको अपनी उसी इंडस्ट्री को उठा के यूएसए में ले जाना है या ऐसी जगह ले जाना है जहां 60 हर्ट्ज सिस्टम है, और हमें हमारा मशीन, अब हमारा मेन मशीन जिससे हम लोग इस इंडक्शन मोटर को जोड़ते थे, उसको 990 आरपीएम अभी भी चाहिए। क्या करना होगा उसके लिए, हमारी अगर मजबूरी है कि हमको अपने इंडस्ट्री को उठा के, सारा डिजाइन हमारा 50 हर्ट्ज सिस्टम के लिए है, सारा मशीन हमारा 50 हर्ट्ज सिस्टम के लिए डिजाइन है, सारा इंडक्शन मोटर हमारा 50 हर्ट्ज सिस्टम के लिए डिजाइन है। अगर आपको कह देगा हमारी मजबूरी है इस पूरे सेटअप को उठा के यहां ले जाना है, और आपका डिवाइस जो इससे जुड़ा हुआ है ना, आपकी पेंटिंग मशीन जो इससे जुड़ी हुई है, या आपकी पंचिंग मशीन इससे जुड़ी हुई है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन जुड़ी हुई है, उसको अगर 990 आरपीएम ही चाहिए, अब क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल को बढ़ा दें। नहीं, मशीन डिजाइन हो गया तो पोल में कहां वेरिएशन कर सकते हैं। मशीन एक बार बन गया तो पोल को थोड़ी बदल सकते हैं हम लोग। तो एक आसान तरीका है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग के बजाय मैकेनिकल कंट्रोलिंग में चले जाएं। हम लोग गियर सिस्टम यूज कर लें, और गियर सिस्टम को यूज करके यहां जो हमें बढ़ा हुआ आरपीएम मिलेगा, यहां जो हमें बढ़ा हुआ रोटर स्पीड मिलेगा, गियर सिस्टम को यूज करके इस बढ़े हुए रोटर स्पीड को कम करके हम इसके बराबर ले आए। सबसे आसान तरीका यही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और गियर ट्रांसमिशन रेशियो के हेल्प से स्पीड को रिड्यूस करके वहां तक पहुंचा देंगे। तो इस सिस्टम में भी बिना कुछ खास किए मैकेनिकल अप्रोच लेके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्रोच लेके भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बताएंगे आगे आपको। इलेक्ट्रिकल अप्रोच लेके भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इस सिस्टम से। इस सिस्टम में कैसे करेंगे बताएंगे, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो मैकेनिकल अप्रोच हम लोग ले लें, गियर सिस्टम को यूज कर लें और गियर ट्रांसमिशन रेशियो का फायदा उठा के वापस जो बढ़ा हुआ एनआर मिल रहा था उसको रिड्यूस करके इसी 990 तक पहुंचा दें। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब अगले सिचुएशन में आ जाइए, इसका रिवर्स हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगले सिचुएशन में इसका रिवर्स करेंगे, या उससे पहले चलो सीख लो जो आपको बताए कि ये तरीका अगर मैकेनिकल कंसीडरेशन से करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल कंसीडरेशन से चलो बढ़े हुए स्पीड को यानी 50 हर्ट्ज सिस्टम से 60 हर्ट्ज सिस्टम में आए, यहां आपको एनआर बढ़ा हुआ मिला, मोटर का स्पीड बढ़ा हुआ मिला, हम लोगों ने मैकेनिकल गियर को यूज करके मैकेनिकल गियर ट्रांसमिशन रेशियो का फायदा उठा के स्पीड को रिड्यूस करके हमने वापस यहां तक पहुंचा दिया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिकली भी ऐसा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे करेंगे सोचिए। सर स्लिप को इंक्रीज और डिक्रीज करके। किसको? स्लिप को? स्लिप तो देखो, स्लिप तो लोड पे डिपेंड करेगा ना। सेम लोड को हम लोग यहाँ ड्राइव कर रहे हैं ना, बताए ना आपको कि पूरा मशीन का सेटअप पूरी इंडस्ट्री को उठा के ले आ रहे हैं, तो जो मैकेनिकल लोड यहाँ है वही मैकेनिकल लोड यहाँ है। स्लिप तो आपके मैकेनिकल लोड पे डिपेंड करेगा ना बहुत हद तक। और सोचिए, टर्मिनल वोल्टेज को राइज करके, चलो बहुत बढ़िया।
ओके, टर्मिनल वोल्टेज को राइज करके कर तो सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, रीजन बताइए उसका, क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज को राइज करने के वजह से। ठीक है, आंसर तुम्हारा एकदम सही है, टर्मिनल वोल्टेज को एडजस्ट करके। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज को एडजस्ट करने से ऐसा क्या होगा कि जो काम हम लोग मैकेनिकली एडजस्ट करते थे अब इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। कोई भी ट्राई कीजिए, एनीवन। सर उसका रेटिंग बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? रेटिंग बढ़ जाएगा। कौन, किस चीज का रेटिंग? प्लेट का रेटिंग बढ़ जाएगा। उससे क्या असर होगा? चलो, प्लेट का रेटिंग बढ़ जाएगा, ये बुक में से देख के लाइन बोल रही हो, प्लेट का रेटिंग बढ़ जाएगा तो क्या होगा ऐसा, बताओ, बताइए। स्टार्टिंग टॉर्क से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो रनिंग कंडीशन देख रहे हैं ना। चलो, स्टार्टिंग टॉर्क ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा, फिर और क्या होगा? ओरिजिनल ब्रेकडाउन टॉर्क के बराबर हो जाएगा। ये सब तो बुक से देख के बोल रहे हो ना, रीजन बताओ हमको। ठीक है, नया वाला ब्रेकडाउन टॉर्क, नया वाला ब्रेकडाउन टॉर्क आपके पुराने वाले ब्रेकडाउन टॉर्क के बराबर हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग टॉर्क स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, मतलब बताओ। जैसे अभी मतलब बताया ना कि कैसे फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कैसे आपका स्पीड बढ़ गया, ये हम लोग कैलकुलेट करके देखे ना, यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके देखे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कांसेप्ट से देखे। यहाँ ऐसा क्या होगा, देखो पहले तो ये समझ में आ गया ना कि 50 हर्ट्ज सिस्टम के डिजाइन किए हुए इंडक्शन मोटर को अगर 60 हर्ट्ज सिस्टम में ले जाके यूज करेंगे तो स्पीड बढ़ा हुआ मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया था सबको, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगर टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा दें तो क्या होगा, अगर टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग बढ़ा दें तब क्या होगा, इस चीज को अगर हमें देखना है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज, तो हम लोग टॉर्क पे देख लेते हैं पहले, टर्मिनल वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है टॉर्क पे। तो देखो, तो टॉर्क पे टर्मिनल वोल्टेज का जो प्रभाव पड़ेगा, तो हमें पता है कि हमारा फाई, हमें पता है हमारा फाई यानी फ्लक्स पर स्कैटर पोल प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वोल्टेज के, और ये प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर प्रोपोर्शनल है फ्लक्स पर स्कैटर पोल के, और ये प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, तो अगर उसको इंक्रीज कराते हैं हम लोग, सप्लाई वोल्टेज को अगर इंक्रीज कराएंगे तो ये टर्म तो इंक्रीज करने लगेगा, ये टर्म इंक्रीज करने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपका टॉर्क इंक्रीज करने लगेगा। स्पीड तो और बढ़ जाना चाहिए ना, स्पीड तो और बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, फिर कैसे होगा बताइए। अब बताइए, न्यू ब्रेकडाउन टॉर्क बिकम्स इक्वल टू ओरिजिनल ब्रेकडाउन टॉर्क। क्या मतलब है इसका? ब्रेकडाउन टॉर्क किसको कहते हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं। ब्रेकडाउन टॉर्क किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क को ही ब्रेकडाउन टॉर्क कहते हैं। तो आपके बुक के हिसाब से जो स्नेहा पढ़ के बता रही थी, बुक के हिसाब से क्या है कि आपका पुराना नया वाला ब्रेकडाउन टॉर्क यानी नया वाला मैक्सिमम टॉर्क पुराने वाले मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा। यहां देखिए कैसे क्या होगा, यहां अगर सप्लाई वोल्टेज को अगर हम बढ़ा देते हैं ना तो कहीं ना कहीं टॉर्क और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं पहले, और आपके बुक में क्या लिखा हुआ मिल रहा है कि इससे भी हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो बढ़ रहा है स्पीड इसको कम लाना है। अब देखो बहुत ध्यान से सब लोग देखो, बहुत बेहतरीन चीज होगा यहाँ, बहुत बेहतरीन चीज होगा, बहुत ध्यान से देखना। पहले हम आ जाते हैं, हमारा चैलेंज क्या था, हमारा चैलेंज क्या था, हमारा चैलेंज था कि 50 हर्ट्ज वाले डिजाइन सिस्टम को, ठीक है, ऐसा इंडक्शन मोटर और उससे जुड़ा हुआ इक्विपमेंट जो 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन है उसको 60 हर्ट्ज पे ले जाते हैं तो स्पीड बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी अगर रोटर का स्पीड मान लो 990 आरपीएम है तो यहाँ 990 से ज्यादा मिलेगा, हमें किसी तरह से कम करके 990 पर ही ले आना है उसको। तो एक तरीका हमने सीख लिया मैकेनिकली कंट्रोल करना, गियर को यूज करके कंट्रोल करना। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रिकली, और आपको बता दिया गया कि कैसे इलेक्ट्रिकली, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा के इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करेंगे। अब कैसे कंट्रोल करेंगे, बहुत ध्यान से समझना सब लोग। अब देखो यहाँ पहले देख लो कैसे चीजें बढ़ी थी, कैसे स्पीड बढ़ा था, उस पर हम लोग फिर से आ जाते हैं। स्पीड कैसे बढ़ा था, तो 50 हर्ट्ज सिस्टम को 60 हर्ट्ज सिस्टम में ले गए थे तो हुआ क्या था, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी।
फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी तो आपका NS बढ़ गया था, NS बढ़ा था, NS बढ़ा था तो आपका स्लिप बढ़ गया था, स्लिप बढ़ गया था तो आपका टॉर्क बढ़ गया था, और टॉर्क बढ़ के आपके NR को बढ़ा के स्पीड उसका फास्ट कर देता था। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है सबको? अगर हम पहले ही इस फेनोमेनन के होने के पहले अगर हम इसको बढ़ा दें तो इसको बढ़ाने से क्या होगा, आपका ये बढ़ेगा टॉर्क। इतना समझ में आ रहा है? अगर सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दें तो स्टैटर फ्लक्स पर पोल बढ़ा, स्टैटर फ्लक्स पर पोल बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर कंडक्टर बढ़ा, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, और इसके बढ़ने से टॉर्क इंक्रीज कर गया। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अभी स्लिप पर कोई असर नहीं आ रहा है थोड़ी देर के लिए मान लो, लेकिन जैसे ही टॉर्क बढ़ाना, ये क्या किया, इसको इंक्रीज कराने लगा, एनआर को। टॉर्क किस पे असर डालेगा? एनआर पे। एनआर को इंक्रीज कराने लगा ना, और मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी तो फ्रीक्वेंसी का प्रभाव एनएस पे पड़ना शुरू नहीं हुआ है, अभी मान लो फ्रीक्वेंसी का प्रभाव एनएस पे पड़ना शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, सबसे पहले हमने इसको बढ़ा दिया, इसीलिए आपके बुक में स्टार्टिंग टॉर्क पहले लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव कब आता है? ये एस का कांसेप्ट कब आता है? एस का कांसेप्ट आता है जब मोटर रन करना शुरू कर रहा है। क्लियर है? एस का कांसेप्ट कब आता है? जब मोटर रन करना शुरू कर रहा है। हमने रन करने से पहले ही अगर सप्लाई वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया, रन करने से पहले ही अगर हमने सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो उस वक्त जो ये टॉर्क होगा वो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, और उसके बाद रन करना शुरू हुआ। यानी फ्रीक्वेंसी का प्रभाव एनएस पे पड़ने से पहले ही अगर हमने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाने से ये बढ़ गया, तब जो नॉर्मल स्लिप हुआ करता था, अब ये बढ़ रहा है ना, तो ये ओवरऑल टर्न डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो जब स्लिप आएगा तो स्लिप डिक्रीज करने लगेगा, स्लिप जब डिक्रीज करने लगेगा तो वापस से ये डिक्रीज करने लगेगा, और वापस से ये डिक्रीज करेगा तो फिर से टीआर डिक्रीज करेगा, और अब एनआर का स्पीड का एनआर कम होने लगेगा, क्योंकि ये फैक्टर जो टॉर्क को बढ़ा रहा था उससे कहीं ज्यादा डोमिनेंट ये फैक्टर हो जाएगा जो टॉर्क को डिक्रीज कर रहा है, और अल्टीमेटली टॉर्क डिक्रीज होने लगेगा। टॉर्क डिक्रीज होने लगेगा तो आपका एनआर डिक्रीज होने लगेगा। समझ में आया? तो इतना बेहतरीन चीज है, पहले इसने टॉर्क को बढ़ाया, स्टार्टिंग टॉर्क को, लेकिन रनिंग कंडीशन में आने में ये अब टॉर्क को डिक्रीज कर रहा है। इसके बढ़ाने से ज्यादा डोमिनेंट है ये टॉर्क का कम करना, तो टॉर्क में अब कम होने लगेगा तो एनआर कम होने लगेगा। समझ में आया? तो ये बेहतरीन कंसेप्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब आ जाइए इसके लास्ट पॉइंट पे। अब लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, यानी 60 हर्ट्ज वाले सिस्टम वाले डिजाइन किए हुए मोटर को अगर 50 हर्ट्ज में ले जाएंगे तो क्या होगा। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसी पर बेस्ड वो भी है। तो अगर अब उसका उल्टा करें, अगर इसका उल्टा करें, यानी अब 60 हर्ट्ज पे डिजाइन वाले सिस्टम के मोटर्स को उठा के यहां ले जाएं और 50 हर्ट्ज पे काम कराने लगे, तो ये तो वाइस वर्सा होगा। ये तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस इसको लिख लीजिए, खाली इस पॉइंट को लिख लीजिए। सिमिलरली द मोटर्स एंड द इक्विपमेंट्स डिजाइन्ड फॉर 60 हर्ट्ज सिस्टम कैन ऑपरेट satisfactorily, satisfactory से बना satisfactorily on a 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम provided is reduced। ठीक है, तो जैसे यहां से उठा के 50 हर्ट्ज सिस्टम के डिजाइन के मोटर को उठा के 60 हर्ट्ज में ले जाते थे, तो इसके नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हमें सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज वर्सा है। अब यहाँ के डिजाइन किए हुए मोटर को, यानी 60 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किए हुए मोटर को अगर 50 हर्ट्ज में ले जाके ऑपरेशन कराना है, तो यहाँ क्या करना होगा, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी सप्लाई वोल्टेज को यहाँ रिड्यूस करके चलना होगा। यानी जो रेटेड वोल्टेज है, जो नेम प्लेट पे हम लोग रेटिंग लिखते हैं, उस रेटिंग वोल्टेज को कम करके चलना होगा। तो रिड्यूस्ड के बाद कॉमा करके लिख लीजिए, रिड्यूस्ड टू 80% ऑफ इट्स नेम प्लेट रेटिंग। और नेम प्लेट रेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेटेड वोल्टेज, तो लिख लीजिए IE, नेम प्लेट रेटिंग के बाद IE द रेटेड वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? Yes,
ओके